उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। आवाज ऐसी कड़क कि रूह सिहर जाए। सिर्फ अल्फाज ही सख्त हैं या ख्यालात में भी वजन है? एक्टिंग की दुनिया के चमकते सूरज हैं वो। नारायण सालोके हॉस्पिटल में मर गया। डाइंग डिक्लेरेशन में उसने तुम्हारा नाम लिया है। तुमने उसे जलाकर मारने की साजिश की है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। कल आना, देखेंगे। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं आज। थिएटर से लेकर बड़े पर्दे और छोटे पर्दे तक फैला है उनका अभिनय संसार। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी। अमीरों के सारे गांव जब्त कर लिए जाएं, जो सरकार की तरफ से उन्हें इनाम या वक्फ में दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं आप जासूसों का एक मजबूत जाल फैलाएं। कहां क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। उनकी कॉमेडी तो बस देखते ही बनती है। भाइयों, कान खोल के मेरी बात सुनो। कोई आवाज नहीं करेगा, जरा जिन्नी भी आवाज नहीं करेगा, नहीं तो आवाज सुन के वो फिर भाग जाएगा। समझ गए ना? हाँ। और जब वो अपने रंग में हो तो कहने ही क्या। तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं तो 2000 रुपए मिलेंगे। कुछ तो वसूली होगी। तू चोर है, लुच्चा है। भगवान करे आज से तेरी गाय दूध के बदले पानी दे और उस पानी में तू डूब मरे। हाथी पर चढ़ते ही राजा बन गया तू भिखारी। चल रे मेरे मंगलिया। हमरा कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं है और हाथी चलाने के लिए कंडक्टर रखा है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजालों के साथ जाने माने अभिनेता ओम पुरी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। उजाले उनकी यादों की। विविध भारती पर हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता ओम पुरी। ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अरे धन्यवाद। ओम जी, बातों का सिलसिला बहुत शुरुआत से करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता भी ये चाहते हैं कि एकदम आपकी शुरुआत से ही बातें शुरू की जाए। तो बताइए कि कहाँ बचपन बीता और किस तरह का बचपन था आपका? बचपन तो पंजाब में बीता जी। और अंबाला में मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ, जो कि रेलवे में थे, वो आर्मी छोड़ चुके थे, पहले आर्मी में थे, लेकिन मेरे जन्म के पहले उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी और रेलवे ज्वाइन किया था। तो उनकी जगह जगह तब्दीली होती रहती थी। और बठिंडा, मुल्लांपुर, डगरू, लुधियाना, ऐसे मुझे ऐसे शहर याद हैं जहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। जी जी। लेकिन फाइनली मेरी जो परवरिश है वो एक गांव सनौर, वहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की। जी। मैं अपने मामा के यहाँ रहता था। मामा जमींदार थे, तो मैं मतलब गाय भैंस खेत उनमें पला हूँ। और 10वीं तक मैंने वहीं पे शिक्षा ली जी, गांव में। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं पटियाला आ गया था। अच्छा अच्छा। तो किस तरह की शरारतें हुआ करती थी और कितनी पढ़ाई और कितनी मौज मस्ती थी आपके बचपन में? शरारतें तो बचपन में तो नहीं की मैंने जी। हाँ, हो सकता है बड़े होके की हूँ, लेकिन बचपन में नहीं की। बचपन में बहुत सीधा, मेहनती, बस ये 2 चीज़ें थी मेरे पल्ले। तो मेहनती बहुत था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था जी। मॉनिटर रहा मैं अपनी क्लास का 10वीं तक। क्या बात है। और उसके बाद कॉलेज आके मेरा पतन शुरू हो गया था। पतन? हाँ। स्कूल के दिनों की कोई खास बात जो आप हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, अगर आप इसको शरारत मानते हैं तो एक शरारत हम लोग करते थे कि आम के सीजन में जी, हम आम की पोटली बांध के 4-5 दोस्त लोग नहर पे नहाने चले जाते थे। वाह वाह। और नहर के अंदर आम फेंक देते थे ताकि वो ठंडे हो जाएं। क्या बात है। और तैरते रहते थे। और उस कपड़े को हम पेड़ से बांध देते थे, रस्सी बांध के जी, उसको पेड़ से बांध देते थे ताकि बह न जाए आम। और फिर आराम से बैठ के आम चूसते थे तैरने के बाद। और दूसरे, हमारी एक हिंदी टीचर थी, सावित्री खन्ना,
तो उनको हम फुसला लेते कि टीचर हम बेर तोड़ के लाए हैं आज। तो वो कहती थी अच्छा ठीक है जाओ। तो हम लोग बेर तोड़ने जाते थे, क्या बात। थोड़े बहुत उनको भी दे देते थे। और फिर एक बार हमने अमरूद चुराए थे, 4 दोस्त मिलके गए बगीचे में अमरूद के, और एक दोस्त अमरूद खरीदने लगा कि भाई तुम आधा किलो अमरूद खरीदना और उसको व्यस्त रखना कि भैया पेड़, वो वाला पेड़, वो ऊपर वाली टहनी वाला दे, नहीं वो वाला नहीं, हाँ ये वाला। और फिर वो वाला, तो ऐसे करके उसको उलझाए रखा और 3 लोग जो थे टूट पड़े अमरूदों पे और जेबें भर ली। वाह वाह वाह, है ना। तो खरीदे आधा किलो लेकिन ले आए 2 किलो। क्या बात तो है। इस तरह की। और दूसरे मुझे बचपन में ये याद है कि भैया पैसे की चोरी होती है और खाने की चोरी नहीं होती। वाह, आपने मिठाई चुरा ली, बढ़िया फिलॉसफी है ना। तो खाने की चोरी को चोरी ना माना जाए, बस ठीक है। तो वो जो नई वाली चोरियां हैं वो बहुत सारी हुई। नई वाली कौन सी? जो चोरी नहीं मान जाती वो वाली चोरियां। हाँ, वो खाने की। मैं मिठाई चुराता था, मुझे मीठे का बहुत शौक था, गुड़ बहुत खाता था मैं। और गुड़ खाने की वजह से गर्मी इतनी होती थी कि वो फोड़े निकल आते। क्या बात है। हाँ, सुबह आंखें चिपक जाती थी, तो सुबह उठ के सबसे पहले आंखें धोनी पड़ती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। वाह वाह। ओम जी, गांव के उस जीवन में रेडियो की कुछ जगह हुआ करती थी क्या? रेडियो की जगह थी, बल्कि रेडियो से मेरा काफी अच्छा रिश्ता है। एक तो ये कि रेडियो बहुत ज्यादा सुनते नहीं थे, लेकिन मुझे एक्टिंग का शौक था 8वीं कक्षा में ही। अच्छा। मेरी पहली जो एक्टिंग की एक्सरसाइज थी वो थी खांसना। अच्छा। हाँ, हमारे एक डोम थे स्कूल के रास्ते में, तो जब भी हम निकलते थे वो खांसता ही रहता था। तो उसकी नकल मैं करता था। तो हमारे मामा कभी कोई मेहमान आ जाए तो उनको कहते थे कि भैया ये एक्टिंग करके दिखाएगा। शायद एक आध कुछ और करता था। उसके लिए मैं इनसे कहता था, हमारे पास पुराना रेडियो, ऑब्वियसली उस वक्त तो पुराने ही रेडियो थे, तो कि आप रेडियो ऑन कर दीजिए और उसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, तो उसकी जो बाकी लाइटें बुझा दीजिए, सिर्फ उसकी रोशनी में मैं बैठ के, हल्की सी लाइट पड़ती थी, तो उस लाइट में मैं खांस के दिखाता था उनको। अच्छा। तो लाइटिंग का भी मतलब मैंने वो तरीका निकाल लिया था कि क्या बात है, हल्की लाइट हो, ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए। और दूसरे, वॉर के वक्त हमने बहुत रेडियो सुना। जी जी। गीतमाला बहुत सुनते थे। और दूसरा तो साइबर जेट और टैंक का मुकाबला और इस तरह का कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है जी, लेकिन वो मुकाबला होता था। अच्छा। तो उसमें बड़ा मजा आता था। वाह जी। कि दुश्मन के उसको गिरा के। और सही। और फिर बाद में रेडियो पे नाटक वगैरह किए, दिल्ली आने के बाद। दिल्ली आने के बाद। जी। ओम जी, आपके बचपन की यादें हमने बांटी हैं, तो क्यों ना यहाँ पर एक गाना सुन लिया जाए। जरूर। कोई आपकी पसंद का या उस दौर का, जैसा भी आप सही समझे। तो बचपन तो फिर इससे ही शुरू करते हैं। जी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। क्या बात है, क्या बात है। सुनते हैं ये गाना। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कह रही है ये कैसी बला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जी, गांव की और स्कूल की बातें हमने की और उसके बाद आपके कॉलेज की बारी। आपने बताया कि आप पटियाला आ गए थे, तो अचानक शहर में आने के बाद कुछ आपको ऐसा लगा कि एकदम से बदलाव आया है, परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, एक तो मैं साइकिल बहुत चलाता था। पहले तो मैं गांव से ही शहर साइकिल पे जाता था कॉलेज, 1 साल तक तो मैं जाता था। तो कम से कम मेरा दिन में 30-35 किलोमीटर साइकिल चलना होता था। ओहो हो, क्या बात। और फिर दूसरे साल से फिर मैंने शिफ्ट कर दिया था पटियाला में। फिर मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता था, तो उसके लिए भी साइकिल पे जहाँ भी ट्यूशन पढ़ानी है उनके यहाँ जाना आना ये वो जी। तो ये था मेरा हम सफ़र साइकिल। क्या बात है। हाँ। पढ़ाई के दिनों में, कॉलेज के दिनों में क्या एक्टिंग शुरू हो चुकी थी? जी हाँ, एक्टिंग कॉलेज के प्लेज में एक्टिंग शुरू हो गई थी। और हमारा ग्रुप था, कॉलेज का ही ग्रुप था, तो उसमें हमने बीए के दौरान कुछ 3-4 नाटक किए। जी, कौन से नाटक थे वो? एक तो जत्थेदार नाम से था पंजाबी में, एक अनहोनी जी, कपूर सिंह घुमन थे एक राइटर, उनका था, और एक था समुद्रों पार। वाह वाह। तो ये 3 थे, और अनहोनी में मुझे बेस्ट कैरेक्टर एक्टर का अवार्ड मिला था। क्या बात है। तो उसको देखकर जो जज थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि कौन से कॉलेज में हो। मैंने कहा जी खालसा कॉलेज में हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा थिएटर ग्रुप है पंजाब कला मंच जी, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ा हूँ, और मेरी पत्नी भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है, और तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा जी ठीक है। और मैं तब नौकरी भी करता था। मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था और दिन में कॉलेज में ही नौकरी करता था, लैब असिस्टेंट की। तो उन्होंने कहा तुम लैब असिस्टेंट में कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा जी 125 रुपये। तो बोले हम 150 देंगे, तुम छोड़ दो वो नौकरी। जी। मैंने कहा जी छोड़ी। सही है। हाँ, फायदे का सौदा है। नाटक भी करने को मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। तो हमने वो छोड़ दिया और उनको ज्वाइन कर लिया। तो मैं कुछ लगभग 3 साल तक उनके साथ मैंने काम किया जी। बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए जी, अंग्रेजी के अनुवाद, ओरिजिनल हिंदी के प्लेज, पंजाबी प्लेज। वाह वाह। तो एक तरह से बतौर एक्टर जो आपकी बुनियाद है वो उस थिएटर ग्रुप से पड़ी। जी बिल्कुल। तो वो हरपाल टिवाना जो थे जी, वो मेरे पहले एक्टिंग के गुरु थे। वाह वाह। कितना कुछ सीखने को मिला। और जब आप मंच पर जाते थे तो किस तरह का रिस्पांस, डर, संकोच, किस तरह के जज्बात होते थे? मैं काफी शर्मीला था बचपन में जी, और शायद मुझे एक्टिंग इसीलिए अच्छी लगती थी कि जो भावनाएं आप महसूस करते थे जीवन की, वो वैसे तो सामाजिक ढंग से नहीं कह पाते थे, बात कर नहीं सकते थे जी। दूसरे के शब्दों का जो इस्तेमाल करके आप अपनी भावनाएं निकाल देते थे, एक्सप्रेशन हो जाता था। हाँ, तो वो आपका एक्सप्रेशन हो जाता था जी। और दूसरे हमारे जो भी प्लेज हुए वो सामाजिक
सच्चाई से जुड़े हुए प्लेस थे। जी जी। तो एक तरह से एक गूंगे को आवाज मिल गई, ऐसी वाह, बात थी। क्या बात कही आपने। तो उस वक्त तक क्या ऐसा कुछ लग रहा था कि ये जो एक्टिंग का शौक है ये करियर भी हो सकता है? नहीं, उस वक्त तो नहीं था, लेकिन उस दौरान हो गया था जी। मतलब पहले साल में तो नहीं हुआ, हमको लगा भैया नौकरी करेंगे और साथ साथ नाटक करेंगे। तो क्योंकि जब मैंने थिएटर की मुझे नौकरी मिली थी 150 वाली जी, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की, मुझे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल गई थी, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क जी तो उसमें मुझे मेरा ख्याल है 300 या 350 मिलने लग गए थे जी लेकिन वो नौकरी फिर मैंने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया तो वो नौकरी छोड़ दी जी और मेरा सिलेक्शन हो गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। जी। तो इस तरह से फिर और- NSD की तरफ आ गए आप? हाँ, तो मतलब एक तरह से वो जो एक्सपीरियंस था पंजाब का जी। वो बहुत फायदेमंद रहा। ओम जी आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे की NSD की बातें करेंगे। अब आ गए हम कॉलेज में। जी। चलिए सुनते हैं, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। वाह वाह। शहीद का गाना है। जी। याद है आपको ये फिल्म कहाँ देखी थी आपने? जी, मैंने ये फिल्म लुधियाना में देखी। तब कितने बरस के रहे होंगे आप? मैं शायद 18-19 का हूँगा। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हर जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। हरे जोगी, हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई। चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई। जिस रांझे को दिल दे बैठी उसको लगन बढ़ाई। हरे जोगी, हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। बुरा हो इन बैरन अखियों का कर बैठी नादानी। बुरा हो इन बैरन अखियों का कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में, अब बरसाए पानी। हरे जोगी, हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। ओम जी, आपने बताया कि ये फिल्म शहीद जिसका गाना हमने सुना लुधियाने में आपने देखी थी। फिल्में देखना कितना हुआ करता था गांव और शहर की जिंदगी में? फिल्में जब मैं गांव में पढ़ता था तब तो बहुत कम मौका मिलता था। जी गांव में तो कोई सिनेमा था नहीं, जी शहर में ही था। 8वीं तक तो मुश्किल से मैंने शायद 2 या 3 फिल्में देखी होंगी। उनमें से 2 फिल्में मुझे याद हैं। एक तो थी जिस देश में गंगा बहती है और एक थी कभी अंधेरा कभी उजाला। जी जी। लेकिन 9वीं के बाद में, क्योंकि मैं थोड़ा आज़ाद हो गया था, 9वीं के बाद मैं
अकेला रहना शुरू कर दिया था, खुद ही खाना पकाना, रहना और ट्यूशन्स पढ़ाना और अपना मतलब इंडिपेंडेंट टोटली। वाह वाह। तो उस दौरान मैं फिल्म देखने चला जाता था, अपना साइकिल उठाया और शहर चले जाते थे। तो ये फिल्म देखना एक शौक की तरह था या एक वक्त बिताने का एक जरिया हुआ करता? शौक था जी, शौक था फिल्में देखने का और उड़ान भरने का। क्या बात है। हाँ, क्योंकि फिल्में देख के आप सोचते हैं, तो जब भी खासकर अगर कोई सीरियस फिल्म होती थी, जो कि अक्सर सीरियस फिल्म ही मैं देखता था जी, उसके बाद मन के अंदर बहुत ही सोच उजागर हो जाती थी, जो भी फिल्म हो उसको लेकर, और बड़ा अच्छा लगता था। कभी एक सपना अंदर पलता था कि इस पर्दे पर कभी मैं भी आने वाला हूँ? हाँ, वो पलने लगा था और मैं बीच बीच में तस्वीरें भी खिंचवाता था अपनी। अच्छा। हाँ, देखने के लिए कि भैया कैसे लगते हैं हम जी। और एक तस्वीर तो बड़ी फेमस है जो ये छपी भी है, कि मेरी किताब में भी छपी है जी, कि दिलीप साहब की राम और शाम देख के निकले और मैं सीधा फोटोग्राफर के पास गया फिल्म देखने के बाद सीधे। हाँ, और दिलीप साहब के जो एक्सप्रेशन थे वही पकड़ के मैंने तस्वीर खिंचवाई थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ राम और श्याम की गाने की जगह बनती है फिर ओम जी। जी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे ऐ जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा, मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा, अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले।
ओम जी, फिल्मों की इतनी दिलचस्प बातें आपने बताई कि आप दिलीप साहब की नकल करते हुए आपने वहां पर फोटोज खिंचाए। तब तो फोटोज बड़े दिनों बाद मिला करते थे और ये डिजिटल फोटोग्राफी जैसा इंस्टेंट नहीं था। कितनी सुगबुगाहट, कितना इंतजार रहता था अपनी स्टाइलिश तस्वीरों का। 3 चीजों का बड़ा इंतजार होता था और कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अच्छा। एक तो तस्वीर, बिल्कुल। दूसरा पंजाब में जुत्ती कहते हैं जो पाँव में पहनी जाती है, उसको जूते की जगह जुत्ती कहा जाता है, जो देसी होती है और गांव वाले पहनते हैं। जी जी। तो उसका माप दे आते थे और वो कहता था भैया मंडे को ले जाना। अब मंडे को पहुंचे, अरे भैया नहीं बनी, अब ऐसा करो परसों आ जाना। क्या बात। परसों गए तो परसों फिर वही प्रॉब्लम। तो ऐसा करके 4-5 चक्कर लगने के बाद फिर जूती मिलती थी। एक दर्जी का भी वही हाल होता था। कपड़े अरे की भैया शादी आ गई, अरे वो जन्मदिन आ गया किसी का, मैं सी दूंगा 2 दिन में सी दूंगा पक्का। तो ये 3 लोगों के चक्कर बहुत लगाने पड़ते थे। जब तस्वीरें मिलती थी और वो आप देखा करते थे कि इस तरह की आई हैं, क्या कितनी खुशी होती थी? बहुत खुशी होती थी जी, बहुत अच्छा लगता था। जब आप एनएसडी पहुंच गए तो एक नई तरह की दुनिया से आपका सामना हुआ। एनएसडी का शुरुआती अनुभव कैसा था आपके लिए? शुरुआती अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। मैं तो भाग जाना चाहता था एनएसडी से, क्योंकि मैं पंजाबी माध्यम से पढ़ा था। जी। मेरी पंजाबी और हिंदी अच्छी थी, अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जी। और पढ़ता भी नहीं था अंग्रेजी में, ना अंग्रेजी फिल्में देखता था, अखबार भी नहीं पढ़ता था, और पूरी क्लासेस हमारी एनएसडी की अंग्रेजी में होती थी। ओहो। तो मैं बड़ा दुखी था उससे, उसको लेकर समझ में नहीं आता है ये वो। तो हमारे जो डायरेक्टर थे अलकाजी साहब, उन्होंने भांप लिया कि ये लड़का एक्टिंग में तो बहुत होशियार है, प्रैक्टिकल्स में, लेकिन ये जो थ्योरी क्लासेस होती हैं उसमें बहुत खामोश रहता है। उन्होंने एक सीनियर स्टूडेंट को मेरे पीछे लगा दिया कि इससे पता करो कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और इसकी समस्या क्या है। क्या बात है। वो थे M.K. रैना, हमारे जो सीनियर। तो उन्होंने एक दिन मुझे पकड़ा ऐसे ही, चलो चाय पीते हैं, चाय पिलाने वाने वो पार्क में ले गए, हम बैठ गए। बोले कहाँ के हो, क्या करते हैं पिताजी, वगैरह वगैरह पूरी उसने इंटरव्यू ले डाली। तो बोले आपको स्कूल में कोई परेशानी है? मैंने कहा हाँ है। बोले क्या है? मैंने कहा क्लास में समझ में नहीं आता है जी, अंग्रेजी बहुत बोलते हैं। बोले ओ तो क्या है, अंग्रेजी तो एक भाषा है, सीख जाओगे आप, डिक्शनरी का यूज करो। तो जो भी अपने ढंग से वो कह पाया उसने मुझे समझाया। तो फिर उसने जाके डायरेक्टर साहब को बोला होगा। डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि देखो इसे कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ना समझो, ये एक जबान है, जैसे पंजाबी है, हिंदी है, वैसे अंग्रेजी है जी। तो ये कोई हवा नहीं है। और दूसरे, अगर आपको दिक्कत है तो आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में जवाब दीजिए जी। और दूसरे, अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए आप रेडियो सुनिए। वाह वाह। रेडियो में खबरें सुनिए अंग्रेजी की, और अखबार पढ़िए ऊंचे ऊंचे, शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए किताब लेके ऊंचे ऊंचे। लोग जब बात करते हैं अंग्रेजी में उनको ध्यान से सुनिए, अपने कान खोले रखिए, और साथ ही साथ आप बोलिए भी। और बोलने में झिझकिए मत, अगर गलती होती है तो दूसरा आपको करेक्ट कर देगा, और करेक्ट कर दे तो शर्माइए मत, बहुत उसको ग्रहण कीजिए। मेहनती तो मैं था ही, तो मैंने ये सब चीजें अप्लाई की और मुझे बहुत फायदा हुआ। क्या बात है। तो इस तरह से इंग्लिश सुधर गई वहीं रहते हुए। तो 20 फिल्में कर चुका हूँ अंग्रेजी जी, बाकायदा। आप जो अंग्रेजी फिल्मों की दुनिया है उसमें तो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। एनएसडी के दिनों की याद के नाम एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। क्या बात है। ये है प्यासा का गाना। जी, सुनते हैं। ये कूचे घर दिलकशी के, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है
कहाँ है, कहाँ है? ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजालों के साथ जाने माने अभिनेता ओम पुरी, इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। उजाले उनकी यादों की। ओम जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने के बाद ये तो तय हो गया था कि एक्टिंग आपका एक प्रोफेशन होगा, वहां से आगे का रास्ता कैसे चुना आपने? डिप्लोमा होने के बाद क्या? एनएसडी का डिप्लोमा मिलने के बाद मैं 1 साल तक दिल्ली में ही था जी। 6 महीने में रेपर्टरी में था, एनएसडी की ही रेपर्टरी। 6 महीने के बाद मैंने रेपर्टरी छोड़ दी, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था। तो छोड़ी इस वजह से कि हमारे 1-2 सीनियर लोग 15 साल से वो रेपर्टरी में ही थे और ये मुझे मंजूर नहीं था वहाँ बंद के रह जाना। मैं उड़ना चाहता था उस वक्त, और तो इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी और बाहर आके थिएटर करना शुरू किया जी। बड़ी दिक्कतें आई, धन नहीं था और काम भी तब टेलीविजन था ही नहीं। रेडियो पे मुश्किल से 2 या 3 प्रोग्राम कोई नाटक के मिल जाते थे जी महीने में, और फीस ज़्यादा नहीं थी, 30 रुपए एक प्रोग्राम के मिलते थे जी। परेशानियों से गुजर रहे थे, तो नसीरुद्दीन शाह छुट्टियों में वो फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच चुके थे। अच्छा, वो एनएसडी से निकल के सीधे वहां चले। वैसे एनएसडी में जब आप थे तो आपके साथी कौन कौन हुआ करते थे? मेरे साथी नसीरुद्दीन शाह थे, मेरी क्लास में ही थे। एक राजेंद्र जसपाल था, एक आशा कसबेकर थी, एक छाया आनंद थी, एक राजन सब्रवाल थे, एक किरण घई थी, एक जयश्री थी, एक ज्योति देश पांडे थी, एक रमेश पांडे था। सबके नाम याद है आपको? हाँ, एक विजय मोहंती था उड़ीसा का, एक बंगाल से था सौमेंद्र गुहो। तो ये सब लोग थे। आप नसीर भाई की कुछ बात बता रहे थे कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच चुके थे तब तक। हाँ, तो वो छुट्टियों में मेरे पास आके रहे दिल्ली में जी। उन्होंने कहा, ओम मुझे लगता है तुम्हें फिल्म इंस्टीट्यूट आना चाहिए। मैंने कहा, भैया मेरे पास माल नहीं है, फीस के पैसे नहीं है। बोले कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, उधार लो, जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें वहाँ आना चाहिए। तो मैंने फिर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो इतने में मैं नाटक कर रहा था, एक हैमलेट। तो उस नाटक को देखने जो लोग आए थे उनमें से एक सज्जन थे इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनके साथ एक मोहतरमा थी जो हमारे एनएसडी की थी, मुझसे जूनियर थी, नीलम मान सिंह जी। तो उनके वो मित्र थे। तो प्ले के बाद वो उन्हें लेकर मेरे घर पहुंच गई। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने पूछा ये कौन है। उनका भाई हमारा स्टूडेंट है एनएसडी का, पास हो चुका है। बोले बहुत अच्छा एक्टर। तब उसने उससे कहा, देखो वो फिल्म इंस्टीट्यूट जाना चाहता है जी, और उसके पास पैसे नहीं है, तो तुम उसे स्पॉन्सर कर दो। तो वो उसको लेके मेरे घर आ गई और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भैया मैं 300 रुपये महीना आपको भेजूंगा, आप जाइए फिल्म इंस्टीट्यूट। तो मैं एक तरफ खुश हुआ, दूसरी तरफ मुझे ये कि वो मिडिल क्लास की जो मेंटालिटी होती है जी कि भैया उधार लेना किसी से अच्छा नहीं समझा जाता। तो नीलम ने मुझे समझाया कि देखो आप इसे लोन की तरह समझो, आप जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के कमाने लगोगे तो लौटा देना इनके पैसे, अगर आपको ऐसा ही लगता है। बाकी ये अफोर्ड कर सकते हैं आपको देना।
इनके पास है, बहुत है पैसा, तो उसके लिए 300 रुपये बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल मैंने एक्सेप्ट किया, वो उन्होंने 300 रुपये मुझे उसी वक्त फ़ौरन दे दिए। तो अप्लाई किया मैंने, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, मेरे पास अच्छी शर्ट नहीं थी जी ऑडिशन के लिए जी। तो मैंने नसीरुद्दीन शाह से मैंने कहा ये एक अच्छी शर्ट दे दो कोई, ऑडिशन है। हाँ, तो उसने एक चेक वाली बड़ी अच्छी शर्ट थी, वो मुझे भेंट कर दी और वो पहन के मैंने ऑडिशन दिया था। मतलब फिर सिलेक्शन हो गई और मैंने 1 महीना इंतज़ार किया कि भाई वो पैसे आएंगे 300 रुपये। तो मैंने उन सज्जन को लिख दिया था कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो उनका एक ख़त आया जिसका पहला सेंटेंस था रिसीव्ड योर लेटर सेकंड्स एगो, और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मैंने मनी ऑर्डर भेजा था, वापस आ गया ये कह के कि पार्टी आउट ऑफ स्टेशन। जी जी। तो मैंने कहा आउट ऑफ स्टेशन, मैं तो स्टूडेंट हूँ यहाँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा आउट ऑफ स्टेशन। तो बहरहाल मैंने वो खत नसीरुद्दीन शाह को दिखाया। मैंने कहा भैया मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तुम पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है, जिस्ट क्या है, ये बंदा पैसे भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो उसने गौर से खत पढ़ा जी। उसने कहा ओम भूल जाओ इसको। मैंने कहा यार ये तो मतलब ऐसा है कि किसी ने धक्का दिया पानी में और आपको तैरना नहीं आता। जी जी। तो बड़ी मुसीबत कि भाई अब क्या करें, इंस्टीट्यूट में दाखिला तो ले लिया। बहरहाल कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ इधर से उधर से, कुछ घर से भी शायद 1500 कुछ मिल गया था, लेकिन काफ़ी नहीं था। तो मेरे ड्रॉअर में खूब सारी चेंज भरी रहती थी। तो सुबह वो चेंज गिन के कि भैया एक पाव खाएंगे और एक चाय पिएंगे, है ना जी। तो ऐसे वो चल रहा था मामला। फिर एक चितले साहब थे मेस के इंचार्ज जी, वो बड़े सज्जन निकले। उन्होंने कहा देखो आप चिंता मत करो, दोनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट तो नहीं होता जी मेस में, लंच और डिनर होता है, आप आराम से भोजन करो, जब कभी जिंदगी में पैसे होंगे तो दे देना। क्या बात है। हाँ, तो खाने की चिंता नहीं रही। और फीस जो थी ट्यूशन फी, वो हमने कहा ठेंगा, फीस है ही नहीं तो दूं कहाँ से। हाँ जी जी। तो 2 साल तक मैंने फीस ही नहीं दी थी, इंस्टीट्यूट खामोश रहा। इंस्टीट्यूट खामोश रहा। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर हाँ, फिर फीस बाद में देनी पड़ी। ऐसा था मैंने पंजाब गवर्नमेंट को अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। जी जी तो वो 2 साल तक आया नहीं, जी। 2 साल के बाद एक साथ आ गया। आहा, क्या बात है। तो 150 रुपये महीना था, तो 18 और 18 36 3600 रुपये मुझे भेजे गए सरकार ने। तो 3600 मेरे आ गए। तो ऑफिस गया, ऑफिस से मुझे पैसे मिल गए जी, और लेके खुशी खुशी हम अपने हॉस्टल आ गए। पार्टी वार्टी हो गई। पार्टी अभी नहीं हुई, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ कि पीछे से पीएन भागता आया। उसने कहा साहब हेड क्लर्क जो है वो कह रहे हैं कि आपकी फीस के पैसे काटना भूल गए इसमें से। मैंने कहा भैया भूल जाओ, इसमें से एक ढेला नहीं दूंगा, ये मेरे बम्बई में काम आएंगे। तो बहरहाल मैंने पैसे ही नहीं दिए उनको फीस के। और फिर अर्ध सत्य के वक्त जब अर्ध सत्य रिलीज हुई तब मुझे एक लेटर आया फिल्म इंस्टीट्यूट से कि ऊपर वाले की दया से आप सफल हुए हैं जीवन में, आप अच्छा काम कर रहे हैं और धन भी कमा रहे हैं जी। तो आपकी फीस जो है हाँ। कुछ 342 रुपये 50 पैसे ऐसा कुछ वो रहता है जी, तो कृपया वो भिजवा दें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। तो फीस भिजवाई गई फिर। जी, क्या बात है, बहुत सही है। तो एक गाना सुन लिया जाए यहाँ। जी बिल्कुल। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। क्या बात, सुनते हैं। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे
बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। जी, फिल्म इंस्टीट्यूट के जमाने की कुछ और यादें बताइए, जहां आप थे, नसीर भाई थे, और कौन कौन थे आपके बैच में? मेरे बैच में सतीश शाह थे और राकेश बेदी थे, एक लड़की शोभनी सिंह थी जी, दिलजीत कौर थी, उन्होंने काफ़ी पंजाबी फिल्में की बाद में, और जावेद लड़का था भोपाल से, वो था, एक चांद करके लड़का था, एक सुजाता बैसंतरी थी, एक अनीता दुआ थी, सुरेश ओबराय थे। वाह वाह वाह। आपकी इस कड़क आवाज का क्या राज है? देखिए, ज्यादातर तो ऊपर वाले की दया रही जी, और दूसरे थोड़ा बहुत नेशनल स्कूल ड्रामा का कंट्रीब्यूशन है इसमें कि हमको जो भी वॉइस कल्चर की एक्सरसाइजेज वगैरह होती थी आपकी रेंज बढ़ाने के लिए जैसे, और हमको संगीत की क्लास भी अटेंड करनी पड़ती थी, गाना जी सीखना पड़ता था, जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते थे बिल्कुल, क्योंकि हम कहते थे कि हमको तो एक्टर बनना है, हमको सिंगर थोड़ी बनना है। जी जी। तो लेकिन मकसद ये नहीं था सिंगर बनाने का, मकसद था कि आपकी आवाज जो है खुले, उसमें खुले, उसमें रिदम आए, उसमें मिठास आए, तो ये मकसद था उसका। जी, अपनी आवाज का आपको बहुत फायदा भी मिला, मतलब एक्टिंग के अलावा कितने सारे नरेशंस? हाँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत हमें पसंद है और बहुत अच्छी लगती है। कई बार तो ऐसे होता है कि अगर हम किसी दुकान में गए हैं, कोई चीज देख रहे हैं और फिर अचानक हमने पूछा कि भाई ये फलान चीज दिखाना, तो सडनली 2-3 गर्दन घूम जाएंगी आवाज सुन। हाँ। और एक बार तो एक मोहतरमा ने, ये हम थे अमेरिका में जी, तो मैंने फोन पे अपना टिकट पोस्टपोन किया, हम थे हडसन में जी, तो वहाँ से न्यूयॉर्क फोन किया और मैंने कहा जी मैं टिकट बदलना चाहता हूँ, तो बोली कि आपकी आवाज़ पहचानी हुई है। मैंने कहा जी शायद आपने कोई, अब वो अंग्रेजी में बोल रही थी, मैंने कहा कि मैं एक्टर हूँ जी, तो बोली ओह यू आर इन सिटी ऑफ जॉय। मैंने कहा जी सिटी ऑफ जॉय। अरे आई सॉ द फिल्म, इट वाज लवली फिल्म, बहुत अच्छा वगैरह वगैरह। तो उसने ना मुझे डेट बदली, उसने मुझे बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास में डाल दिया, मतलब अपग्रेड कर दिया। क्या बात है। हाँ। आवाज का फायदा था, ये एक्टिंग का भी फायदा था। हाँ, दोनों का फायदा हुआ। जी, एनएसडी से जब मुंबई का रुख किया आपने, तो वो कितना मुश्किल रास्ता साबित हुआ? दिल्ली से मैं आया फिल्म इंस्टीट्यूट से 76 में बॉम्बे आया, और पहले 15 दिन शरण ली मैंने नसीरुद्दीन शाह के यहाँ, वो भी पेइंग गेस्ट था। जी जी। लैंडलेडी से गुजारिश की थी, 15 दिन बाद लैंडलेडी ने कहा भैया बहुत हो गया, आप रास्ता नापो। तो उसी दोपहर को नसीरुद्दीन शाह ने मुझे किसी से मिलवाया कि भाई इसको किसी एजेंट के पास ले जाओ, इसको कमरा दिलवाओ। वो मुझे बांद्रा ले गए जी। बांद्रा में हिल रोड के बगल में, हिल रोड पे एक चर्च है, सेंट एंड्रू चर्च जी जी, उसके बगल में एक गली है, तो वहाँ एक बंगला था शेल्टर के नाम से, तो डिसूजाज थे, क्रिश्चियन थे, तो उनके यहाँ एक कमरा था, फर्निश था, बेड था, टेबल चेयर थी और अलमीरा थी कपड़े रखने के लिए। मैंने पूछा कि भाई कितना किराया, तो उन्होंने कहा 175 जी, 175। तो मुझे यकीन नहीं हुआ सुन के, तो मैंने कहा कुछ एडवांस भी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2 महीने का एडवांस। मैंने कहा 2 महीने का, बोले 350। तो मैं कंफर्म करना चाहता था कि मैंने 175 सही सुना क्या, तो फिर मुझे यकीन हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई ये बहुत ही रीजनेबल रेट है जी। तो बहरहाल मेरी बांद्रा में यात्रा शुरू हो गई
जी। और बाहर आए तो एजेंट से मैंने कहा भैया मेरे पास इनको मैं दे दूंगा डिपॉजिट, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास अभी कम है पैसे। तो भाई जी कोई बात नहीं, अब तो आप यहाँ रह रहे हो, जब होंगे दे देना। सही है। और मैं पहली बार उससे मिला था। क्या बात। तो बड़े मुझे जिंदगी में बहुत सज्जन लोग मिलते गए। जी जी। पता नहीं क्या वजह थी। दिल्ली में भी ऐसे ही एक वाकया हुआ था। मैं जब मकान ढूंढ रहा था रहने के लिए जी, तो मैंने कहा यार पंजाब हाउस में ट्राई करता हूँ, शायद कोई पहचान का निकल आए पंजाब से। तो गया ऑफिस में, मैंने कहा भैया यहाँ कोई पेइंग गेस्ट? तो वो क्लर्क ने कहा नहीं जी ये तो गवर्नमेंट कॉलोनी है जी, परिवार और लोग रहते हैं यहाँ, तो यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। तो मैं बड़ा मायूस सा होके चल पड़ा वापस। दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से आवाज आई सुनिए। मैं रुका, यहाँ आइए। मैं गया, बोले कितने दिन के लिए चाहिए आपको कमरा? मैंने कहा भाई जब तक नहीं मिले कोई तो कम से कम 15-20 दिन के लिए, तब तक मैं कुछ ढूंढूंगा। बोले मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास 2 कमरे हैं, छोटा एक हॉल है, तो आप मेरे साथ रह सकते। न जान न पहचान, यू नो, ही वॉज ए बंगाली जेंटलमैन एंड ही वॉज स्लाइटली डिसेबल्ड। उसकी एक टांग खराब थी तो लंगड़ा के चलते थे वो। और उनको नेशनल स्कूल ड्रामा का जो कि बगल में था, जी जी, बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। बिल्कुल इल्म नहीं था जी कि यहाँ बगल में एक नेशनल स्कूल ड्रामा जैसा इंस्टीट्यूशन है। और वो लखनऊ में उनका थिएटर ग्रुप है। अच्छा, हाँ, और वो थिएटर चलाते हैं। क्या बात, रिटायर हो गए हैं। ये सब आपका प्रताप है। हाँ, बस वो उसको लत लग गई, वो आके हमारे नाटक देखता था। वाह वाह। और फिर उसको थिएटर की लत लग गई, एक्टिंग करने लगा। क्या अब वो डायरेक्टर बन गए हैं थिएटर के। क्या बात है। जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि बम्बई में पहला काम क्या मिला, लेकिन पहले एक गाना सुनते हैं। मेरा बहुत ही प्रिय गाना है ये, दूर गगन की छांव में आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, वाह। जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले,
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। जी, ये गाना हमने सुना, आप बता रहे थे कि आपको मुंबई में एक बढ़िया सा घर मिल गया जहां तमाम ज़रूरतें थीं, और उसके बाद जो ज़रूरत थी वो काम की थी। जी। वो सिलसिला कैसे हुआ, कितनी मुश्किलों से मिला? देखिए, ऐसा था कि मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। मैं कोई चिकना तो था नहीं, और मैंने कहा यहाँ जो ज़्यादातर एक्टर्स हैं वो चिकने ही हैं। मेरी निगाह जो थी वो वैसी फिल्मों पे थी जो श्याम बेनेगल तब आ चुके थे, और कि श्याम बेनेगल जैसी फिल्मों में काम मिले। कुछ हद तक बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, गुलजार साहब, उन्होंने मेरे अपने बनाई, और ऋषिकेश मुखर्जी, कि भाई इनकी फिल्मों में काम मिले तो अच्छा होगा जी। लेकिन मैं इनमें से किसी से भी मिलने नहीं गया। अच्छा। जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं कि तस्वीरें लेके दफ्तर दफ्तर जाते हैं, वो मैंने बिल्कुल नहीं किया। उसकी बजाय मैंने एक थिएटर ग्रुप इकट्ठा किया मजमा के नाम से। वाह। उसमें रोहिणी हतंगड़ी थी, मदन जैन थे, अथर नवाज थे, नसीरुद्दीन शाह थे, तो ऐसे जयदेव हतंगड़ी थे, रोहिणी के हस्बैंड। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके मैंने पहला नाटक उध्वस्त धर्मशाला किया, और उसकी रिहर्सल्स करने की जगह नहीं थी, तो कभी किसी के घर में, कभी किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में दोस्त था हमारा भूपेंद्र अवस्थी, वो स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट थे। भूपेंद्र अवस्थी जो डॉक्टर हैं? जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ओह माय गॉड। हाँ, तो वो उनको एक्टिंग का शौक था, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में एक्टिंग भी करते थे। क्या बात है। हाँ, तो वो अपने स्टूडेंट्स का जो कॉमन रूम था वो रिहर्सल के लिए दे दिया। वाह वाह। एक बार तो हम बीच पे रिहर्सल कर रहे थे, फिर बारिश आ गई। जी जी। तो फिर भाग के हम एक रेस्टोरेंट में घुस गए, छोटा सा रेस्टोरेंट था, चाय ऑर्डर की, जो भी 7-8 लोग थे हम, और चाय पी, साथ साथ रिहर्सल करते रहे डायलॉग्स की। वाह वाह। और फिर जब खत्म हो गई चाय, तो फिर जाहिर है वो होटल वाले कहेंगे भैया उठो। जी जी। तो हमने एक चाय और ऑर्डर कर दी। तो अपना काम हमने खत्म कर लिया। जी जी जी। और काम की तलाश तो थी, तो पहला काम मेरा ख्याल है मुझे गोविंद निहालानी से मिला था। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कम एड जैसी थी, पैकेजिंग पे थी वो। तो हम मजदूर बने थे जी फैक्ट्री के, मैं और नसीरुद्दीन शाह, हम दोनों उसमें थे, और मुझे मिले थे 600 उसके, उस ऐड के। और पहला अच्छा भोजन वो एक रेस्टोरेंट था वर्ली पे, वर्ली नाके पे, वहाँ पे हमने पहली बार एक अच्छे एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में पहला भोजन वो किया। नहीं तो हमारा जो ढाबा था वो ज्यादातर पॉपुलर जी बांद्रा स्टेशन के बाहर सरदार जी का था जी, वहाँ हम भोजन करते थे। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ,
प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम, ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने अभिनेता ओमपुरी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवलकर और सुनील भुजबल, संयोजिका शकुंतला पंडित, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी,